गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था पॉलिनोमियल्स, उसमें 4 पार्ट्स में मैंने उसको कंप्लीट किया था। उम्मीद है कि वो सभी पार्ट्स आपने अच्छे से देखे होंगे और सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम शुरू कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इक्वेशन का क्या मतलब होता है और फिर हम बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती हैं। तो इक्वेशन का मतलब होता है कि कोई भी दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जब इक्वेट किए जाते हैं तो वहाँ पर एक इक्वेशन फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये कहूँ कि 2x + 5, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट कह सकते हैं और ये इक्वल है सपोज़ 11 के। तो यहाँ पर ये मैंने दो टर्म ले लिए हैं, एक तो एक्सप्रेशन या एक स्टेटमेंट ये हो गया है 2x + 5 और सेकंड है 11। मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि 2x + 5 जो है वो किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। यानी कि मैं बता रहा हूँ कि 2x + 5 को मैं इक्वेट कर रहा हूँ किसके साथ, 11 के साथ। तो यहाँ पर एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट के साथ हमने इक्वेट किया है, इसलिए यहाँ पर एक इक्वेशन फॉर्म हो रही है। या फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 3x - 11 = 2x + 5। तो ये भी क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये है और इन दोनों को मैंने इक्वेट किया है। इक्वेट करने से मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में ये जो लिखा हुआ है 3x - 11 ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है 2x + 5 उसके इक्वल है। तो यहाँ पर और भी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो इक्वेशन तब बनती है जब किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में इक्वल आ जाता है। मीन्स जब आपसे ये कहा जाए कि a = b, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये एक इक्वेशन है, क्योंकि उसमें मैंने यह बताया है आपको कि a जो है वो किसके इक्वल है, b के इक्वल है। ठीक, अब इसमें सबसे पहले बात आ रही है लीनियर इक्वेशन की। तो इक्वेशन समझ में आया। अगर ज़्यादा हम डीप में ना जाएं तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर इक्वल का साइन आ जाता है, दो चीज़ें हम इक्वल कर रहे होते हैं तो वो इक्वेशन होती है। अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन की तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर मैं पूछूं कि ये क्या है, इसको मैं हटा दूं तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री मतलब जो वेरिएबल उसमें यूज़ हुआ है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो है वो क्या है, x है और इस x की जो पावर है वो कितनी है, यहाँ पर 1 है और कोई पावर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। तो जब डिग्री 1 होती है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अगर ये पॉलिनोमियल, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ये पॉलिनोमियल लीनियर है और जब मैंने इसको इक्वेट किया 11 के साथ तो अब ये क्या बन गया है, ये एक इक्वेशन बन गई है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो है x। हम पढ़ने वाले जो हैं उसमें क्या है, वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगर मैं एक लीनियर एक्सप्रेशन लूँ और फिर उससे इक्वेशन फॉर्म करूं, यानी वहाँ पर इक्वल का साइन यूज़ करूं और उसमें दो वेरिएबल्स यूज़ करूं, तो उसे मैं कह सकता हूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया x + 3y = 17। तो यहाँ पर मैं क्या पूछ सकता हूँ, पहले तो मैं ये कहूँ कि क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो आप कहेंगे कि भाई इसकी डिग्री जो है वो कितनी है, 1 है, इसलिए यस ये जो है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरी बात, क्योंकि मैंने इसको इक्वेट किया है किसके साथ, 17 के साथ, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है x + 3y वो किसके इक्वल है, 17 के इक्वल है। तो यहाँ पर मैंने ये दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को इक्वेट किया, इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है वो क्या है, एक इक्वेशन है। तो ये लीनियर भी है और इक्वेशन भी है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि इस इक्वेशन में वेरिएबल्स कितने हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक वेरिएबल x यूज़ हुआ है और दूसरा वेरिएबल y यूज़ हुआ है। तो फिर ये लीनियर इक्वेशन हो गई है और इन टू वेरिएबल। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिंपली अगर मैं इस तरह से लिखूं x + 2y + 4z = 15, तो आप क्या कहेंगे, ये क्या चीज़ है, दिस इज लीनियर। क्योंकि इक्वल का साइन है इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये लीनियर इक्वेशन है। और कितने वेरिएबल्स हैं इसमें, तो एक वेरिएबल x यूज़ हुआ है, एक y, एक z। इट मीन्स ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है। अब एक ख़ास बात, जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन में सॉल्व करते वक्त हमको ये ध्यान रखना होता है कि अगर उसमें एक वेरिएबल है तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे सिर्फ एक इक्वेशन चाहिए है। अगर वेरिएबल 2 हैं, अगर किसी लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशंस चाहिए होती हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स अवेलेबल हैं
किसी इक्वेशन में, तो फिर हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये ज़रूरी है कि मेरे पास जो है वो उसकी 3 इक्वेशन हो। 3 वेरिएबल्स हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशंस का होना ज़रूरी है। तो हम क्योंकि पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होंगी उसमें कितने वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे। इट मीन्स हमारे पास इक्वेशन भी 2 होनी चाहिए। इट मीन्स हम ये कहेंगे कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर मतलब जोड़ा, यानी कि उसमें कितनी इक्वेशंस होंगी, 2 इक्वेशंस होंगी। तो आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी की बुक से। ओके, आप लोग अपनी बुक्स को निकाल लीजिए, और मैं क्योंकि क्वेश्चन लंबे हैं, एक आध तो मैं लिख भी दूंगा, लेकिन बुक्स आपके पास होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए शुरू कर। तो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, फिर मुझे यहाँ पर स्पेस भी चाहिए होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। तो आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कुछ कहा है, और जो उसने कहा है वो स्टेटमेंट मैंने सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है। आफ्ताब ने अपनी डॉटर से क्या कहा है, 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, 7 साल पहले मैं तुम्हारा 7 गुना था। यानी कि 7 साल पहले उसकी डॉटर की जो उम्र थी, आफ्ताब उसकी उम्र का 7 गुना था। लेकिन ऐसा कब था, 7 साल पहले। आगे वो क्या कह रहा है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट की सिचुएशन से 3 साल बाद, यानी कि 3 साल आगे की बात कर रहा है। फ्रॉम ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। 3 साल बाद क्या होगा कि मैं तुम्हारा 3 गुना होऊंगा। ये कौन कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है। किससे कह रहा है, अपनी डॉटर से कह रहा है। तो मान लेते हैं, सपोज आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी एक्स एंड हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज बी वाई। लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज x years and his daughters present age y years। तो आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, x ईयर्स है, और उसकी डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो y ईयर्स है। अब सबसे पहले क्वेश्चन में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें जो बात हो रही है वो कब की हो रही है, 7 years ago, यानी कि 7 साल पहले। तो 7 साल पहले क्या सिचुएशन रही होगी, 7 years ago, 7 years ago, 7 साल पहले, क्योंकि अभी आफ्ताब की प्रेजेंट में एज क्या है, x है। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी रही होगी, जाहिर सी बात है कि इससे 7 कम रहेगा। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि 7 साल पहले आफ्ताब की एज जो है वो कितनी होगी, x - 7 होगी। सिमिलरली आफ्ताब की जो डॉटर है उसकी प्रेजेंट एज जो है वो अभी क्या है, y है। उसकी प्रेजेंट एज क्या है, y। तो 7 साल पहले डॉटर की एज भी कितनी होगी, इसमें से हमें 7 माइनस करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि उसकी डॉटर की जो एज है 7 years ago वो कितनी होगी, y - 7। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज ये थी और उसकी डॉटर की एज ये थी। समझ में आ रहा होगा। अब उन्होंने कहा क्या है, सॉरी आफ्ताब ने क्या कहा था कि 7 years ago क्या था, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। आफ्ताब कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारा 7 गुना था। वो अपनी बेटी से कह रहा है, यानी कि ये कह रहा है इससे कि मैं जो हूँ तुम्हारा 7 गुना हूँ, क्योंकि 7 साल पहले ये सिचुएशन थी। 7 साल पहले आफ्ताब की एज ये थी और उसकी डॉटर की एज ये थी। तो आफ्ताब जो था वो ये कह रहा है अपनी डॉटर से, ये आफ्ताब है और ये उसकी डॉटर है। आफ्ताब कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारा 7 times था, 7 गुना था। तो भाई डॉटर को मैं अगर आफ्ताब के इक्वल करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस डॉटर को क्या करना पड़ेगा, 7 times बढ़ाना पड़ेगा, 7 times बढ़ाना पड़ेगा। और 7 times कैसे बढ़ाते हैं, किसी चीज़ को 7 गुना कैसे करते हैं, 7 times कैसे करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसे। तो अगर मैं डॉटर को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि 7 times कर दूं तो डॉटर बढ़ करके कितनी बड़ी हो जाएगी, अपने फादर यानी कि आफ्ताब के इक्वल हो जाएगी। तो क्योंकि आफ्ताब जो है वो डॉटर का 7 times है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डॉटर को क्या कर रहा हूँ, 7 times कर रहा हूँ। और 7 times करने के लिए क्या करना होगा, 7 से मल्टीप्लाई। तो ऐसा करने से होगा क्या कि डॉटर जो है वो आफ्ताब के इक्वल हो जाएगी। मेरे ख्याल से समझ में आएगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए इधर कितना है, x है,
इधर अगर मैं देखूं तो y कितने हैं 7 मल्टीप्लाई बाय y 7y, इसको मैं लेफ्ट में अगर ले आऊं तो ये हो जाएगा माइनस का 7y, और 7 इंटू -7 कितने हो जाएंगे -49, उधर कितने हैं -49, और ये -7 को मैं राइट में ले जाऊं तो ये हो जाएगा प्लस का 7, ठीक है। तो ये आ गया है x माइनस 7y इज इक्वल्स -49 एंड प्लस 7, जो कि हो जाएगा -42। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसे आपको याद रखना है क्योंकि सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो सेकंड इक्वेशन है, जो सेकंड कंडीशन है, उसमें फिर से क्या कहा गया है, आफ्ताब ने कहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। अब जो बात हो रही है सेकंड कंडीशन में वो कब की हो रही है, 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल बाद। 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। तो अब से 3 साल बाद होगा क्या, प्रेजेंट में आफ्ताब की एज आपने कितनी ली है x, और जो डॉटर है उसकी एज आपने कितनी ली है y, और बात कब की हो रही है 3 साल बाद की, अब से 3 साल बाद। तो अगर प्रेजेंट में आफ्ताब x का है तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, 3 साल बढ़ जाएगी, यानी कि x + 3 हो जाएगी। भाई डॉटर की एज भी तो बढ़ जाएगी, डॉटर की एज अभी कितनी है y, तो 3 साल बाद इसकी डॉटर की एज भी कितनी हो जाएगी, y + 3 हो जाएगी। तो अब हम 3 साल आगे पहुंच गए हैं, आफ्ताब कितने का हो गया है x + 3 का, और डॉटर कितने की हो गई है y + 3 की। तो 3 साल बाद होगा क्या, ये आफ्ताब ने बता दिया है, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। उसने कहा कि 3 साल बाद क्या होगा कि मैं तुम्हारा 3 गुना हो जाऊंगा। इस बार 3 साल जब गुजर गए हैं, आफ्ताब की एज यहाँ पर, ये आफ्ताब होगा 3 साल बाद, और ये उसकी डॉटर होगी 3 साल बाद सपोज। तो आफ्ताब ने ये कहा है कि मैं तुम्हारा क्या होगा, 3 गुना हूँ, यानी आफ्ताब बड़ा है और डॉटर छोटी है, और आफ्ताब उससे कितना गुना है, 3 गुना है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि डॉटर जो है वो आफ्ताब के इक्वल हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉटर को बढ़ाना पड़ेगा, और कितना बढ़ाना पड़ेगा, 3 टाइम्स करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा। अगर मैं डॉटर को 3 गुना कर दूंगा तो बड़ी होकर के क्या हो जाएगी, अपने फादर यानी कि आफ्ताब के इक्वल हो जाएगी, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये है आफ्ताब की डॉटर, इसे मैं क्या करूँगा, 3 टाइम्स करूँगा, 3 गुना करूँगा। 3 गुना करने का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या हो जाएगा, ये अपने फादर आफ्ताब के इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई है, इसको हम सिंप्लीफाई करके इसी तरह की इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये है हमारे पास x, इधर देखिए कितने y है, 3 × y 3y, इनको मैं लेफ्ट में लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, और अगर मैं राइट में देखूं तो 3 3 का कितना है 9, ठीक है, और ये +3 है, माइनस हो जाएगा राइट में जाकर के, तो 9 - 3 कितना आ जाएगा 6। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई है x - 3y = 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा क्या गया था, इसमें उन्होंने ये कहा था कि इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करिए एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए। तो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि इस तरह से एक अलजेब्रिक इक्वेशन बनाना, जो कि हमने बना ली है। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हम ले चुके हैं, अब हमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेना है, यानी कि इसका ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ आपने 9th क्लास में बनाना सीखा था, वहाँ पर आपको एक लीनियर इक्वेशन दी जाती थी इन 2 वेरिएबल, फिर वो आप x और y में एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते थे, x की उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ उसमें पुट करते थे, आपके पास उससे x की वैल्यू पुट करने से y की डिफरेंट वैल्यूज़ आती थी, उन पॉइंट्स को x और y को लेकर के आप कार्टेशियन प्लेन में वो पॉइंट सारे लोकेट करते थे, और उन पॉइंट को ज्वाइन करने पर उस लाइन का ग्राफ जो है वो बन जाता था। तो ठीक उसी तरह से वही काम करना है, बस क्या करना है, मुझे इस बार एक ही ग्राफ में 2 लाइंस बनानी है। तो आइए देखते हैं कि इसका ग्राफ जो है वो हम किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, ये है इक्वेशन नंबर 2, और इसका मुझे ग्राफ बनाना है। वैसे तो इसका ग्राफ जो है वो ग्राफ पेपर पर ही अच्छे से बन सकता है, लेकिन फ़िलहाल आपको समझाने के लिए मैंने ये कार्टेशियन सिस्टम यहाँ पर ले लिया है। ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट इसका ओरिजिन है, ये सब हम जानते हैं, 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। तो सपोज हमें पहले क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ बनाना है। तो जैसे आप 9th क्लास में लेते थे तो आप बहुत सारे पॉइंट निकालते थे, लेकिन किसी भी इक्वेशन का, किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट सफिशेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे x और y के लिए, और देखिए जब मैं यहाँ पर
x इक्वल 0 लूँगा तो x इक्वल टू 0 लेने पर क्या होगा, -7y इक्वल टू -42, -7y इज इक्वल्स -42, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 42 मीन 7 6 42। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने x इक्वल टू 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई है। ठीक है, इसी तरह से एक पॉइंट मैं और ले लेता हूँ। अगर मैंने y इक्वल टू 0 ले लिया तो, अगर मैं y इक्वल 0 ले लूँ तो y इक्वल टू 0 रखने पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -42 आ जाएगा, x इक्वल्स -42। दो पॉइंट सफिशेंट हैं किसी भी इक्वेशन को बनाने के लिए, सॉरी किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए, लीनियर इक्वेशन के केस में। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है मेरा वो क्या है, 0,6, पहला पॉइंट जो है वो क्या है, 0,6 है। और जो दूसरा सेकंड पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, -42 और 0, -42 एंड 0। अब ध्यान दीजिएगा, मैं तो इसे अंदाज से ही बनाऊंगा। पहला पॉइंट है 0,6, तो 0,6 मतलब x जो है वो 0 है और y कितना है, 6, 1 2 3 4 5 6। ये जो पॉइंट है वो क्या है, 0,6। ये पॉइंट जो है हमारा क्या आ गया है, 0,6। इसे मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है, ये पॉइंट हमारा आ गया है 0,6। और जो सेकंड पॉइंट है दैट इज -42 एंड 0। तो देखिए x जो है वो कितना है, -42 है, तो ये -1 -2 -3 इस तरह सो ऑन। सपोज यहाँ पर कहीं पर आएगा -42, ठीक है, कहीं आगे जाकर आएगा, ग्राफ पेपर पर आपको सही से मिलेगा। तो सपोज ये पॉइंट जो है वो क्या है, -42, और y कितना है, 0, y 0 है, इट मीन ना तो मुझे ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। वैसे भी y कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब है कि पॉइंट कहाँ होगा, x एक्सिस पर ही होगा। तो ये पॉइंट जो है वो कितना आ गया है, -42 0 आ गया है। अब अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूँगा तो जाहिर है कि मेरी स्ट्रेट लाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इस तरह से, है ना। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए दो पॉइंट ही सफिशिएंट होते हैं। ठीक इसी तरह से मैं सेकंड वाली जो इक्वेशन है हमारी, इसके लिए भी मैं एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर बना लेता हूँ एक टेबल, और सिर्फ दो पॉइंट आपको चाहिए हैं, x y। सबसे पहले अगर मैं x इक्वल टू 0 लूँगा, अगर मैं x 0 ले लूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -3y इज इक्वल टू 6। -3 से इसको डिवाइड करूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। यानी कि जब मैं x 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू आ जाती है -2। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा, y इक्वल टू 0 रख लूँगा। अगर मैं y इक्वल टू इसमें 0 पुट कर दूँ, y इक्वल्स इसमें मैं 0 पुट करूँ तो ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा ये टर्म। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, x इक्वल्स 6 आ जाएगा। मैंने y इक्वल टू क्या लिया, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। फिर से मेरे पास दो पॉइंट आ गए हैं। पहला पॉइंट है 0 -2 और जो सेकंड पॉइंट है दैट इज 6 0। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप यहाँ पर ले लीजिए और इनको ज्वाइन कर लीजिए। पहला पॉइंट है 0 -2, तो x जो है वो 0 है और y जो है वो -2, तो -2 कहाँ आ जाएगा, y -1 एंड -2, ये पॉइंट आ गया। दिस पॉइंट इज 0 -2, 0 -2। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है दैट इज 6 0, यानी x जो है वो 6 है, तो x 6 प्लस में है 6, तो +6 किधर होगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया। और y जो है 0 है, y 0 होने का मतलब पॉइंट जो है वो कहाँ होगा, x एक्सिस पर होगा, तो ये पॉइंट क्या हो गया है, 6 0। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को मैं ज्वाइन करूँगा और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ जाएगी। ये जो मैंने लाइन बनाई थी, ये कौन सी लाइन है, दिस इज लाइन नंबर 1, या ये कहें कि इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ है ये वाला। ठीक है, तो इस पर मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x - 7y इज इक्वल्स -42, और ये सेकंड लाइन के लिए है, यानी कि सेकंड इक्वेशन के लिए है। ये थोड़ा मेरा तिरछा हो गया है, आप स्केल से लीजिएगा। तो ये सेकंड लाइन है और इसका इक्वेशन क्या था, x - 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है भाई, तो ये इन दोनों इक्वेशंस का क्या हो गया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें कहा गया है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायस 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। एक क्रिकेट टीम कोच ने कितने बैट खरीदे हैं, 3 बैट लिए हैं और 6 बॉल्स लिए हैं, 3 बैट एंड 6 बॉल्स खरीदी हैं। कितने रुपए में, कितने रुपए उसको पे करने पड़े हैं, 3900। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 बॉल्स। बाद में क्या हुआ कि उसने एक बैट और 3 बॉल्स और खरीदी हैं ऑफ द सेम काइंड, उसी तरह की, एंड शी पेज ₹1300। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने सबसे पहले क्या किया है कि ले लिया है कि एक बैट की जो कॉस्ट है वो कितनी है, x रुपीज़ है, और एक बॉल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, y रुपीज़ है।
तो अगर एक बैट की कॉस्ट, फर्स्ट कंडीशन में देखिए हमसे क्या क्या कहा गया है, कोच ने कितने बैट खरीदे हैं, 3 बैट्स एंड और बॉल्स कितनी ली है, 6 बॉल्स, 3 बैट एंड 6 बॉल्स। तो बहुत ही सिंपल है भाई, एक बैट की कॉस्ट आपने कितनी ली है, सपोज 1 बैट कॉस्ट इज ₹X। अगर एक बैट की कॉस्ट X रुपीज़ है तो फिर 3 बैट की कॉस्ट जो है वो कितनी हो जाएगी, 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3X। भाई ये बात तो सिंपल है, अगर एक बैट की कॉस्ट X रुपीज़ है तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी, 3X। और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, Y रुपीज़, और उसने कितनी बॉल्स ली हैं, 6 बॉल्स। तो अगर एक बॉल की कॉस्ट Y रुपीज़ है तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6Y रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, ये है बैट की, ये 3 बैट की कॉस्ट है, ये 6 बॉल की कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट जो है उसे निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। और ये टोटल कॉस्ट हमको क्वेश्चन में बताई गई है कितनी, 3900। कितना रुपए उसने पे किए हैं, 3900, यानी कि ये किसके इक्वल होगा, 3900। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन में उन्होंने क्या कहा है, लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 बॉल्स। बाद में उसने एक बैट और 3 बॉल और खरीदे। अगर बाद में उसने एक बैट और खरीदा तो बैट के लिए उसे कितना पे करना पड़ेगा, भाई एक बैट कितने का होता है, X रुपीज़ का, तो X रुपए उसे बैट के लिए पे करने पड़ेंगे। और बॉल्स उसने कितनी ली हैं, बॉल्स उसने ली हैं 3 बॉल्स उसने और ली हैं। एक बॉल कितने की है, Y रुपीज़ की, तो 3 बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 3Y रुपीज़ की। तो बाद में उसे टोटल कितना पे करना पड़ेगा, एक बैट की कॉस्ट और 3 बॉल की कॉस्ट, ये उसे टोटल पे करना पड़ेगा। और मुझे बताया गया है कि इसके लिए उसने कितना पे किया है, 1300। इट मीन्स ये किसके इक्वल है, 1300 रुपीज़। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, मैंने इसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको खुद करना होगा। और मुझे पता है कि इसे करने में आपको कोई ख़ास मुश्किल नहीं आने वाली है। नंबर अच्छे चूज़ करिए, ग्राफ पेपर पर स्केल अच्छे से लीजिए। देखिए आप x बराबर 0 लेंगे तो 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3900। उससे आप y की वैल्यू निकाल लेंगे, 3900 डिवाइड बाय 6, तो आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा 0 और y की जो वैल्यू निकल गई। एक बार आप y 0 ले लीजिएगा तो x की वैल्यू निकल आएगी। बस 2 पॉइंट सफिशेंट हैं किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए। सिमिलरली आप यहाँ पर एक बार x ले लीजिए और एक बार y जो है वो 0 ले लीजिए। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है वो आप खुद बनाएंगे ग्राफ पेपर पर। हम लोग करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। किसी दिन 2 किलो एप्पल, 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 160 रुपीज़ है। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज ₹300। एक महीने के बाद क्या हुआ है, 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 300 रुपीज़ है। हमें इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर मैं ये ले लूँ कि लेट 1 kg एप्पल कॉस्ट ₹X एंड 1 kg ग्रेप्स कॉस्ट ₹Y। 1 किलो एप्पल की कॉस्ट कितनी है, X रुपीज़, और 1 kg ग्रेप की कॉस्ट कितनी है, Y रुपीज़। ऐसा मैंने सपोज किया है। तो पहले क्या हुआ था भाई, 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की टोटल कॉस्ट जो आई थी वो कितनी आई थी, 160। तो अगर 1 kg एप्पल की कॉस्ट X रुपीज़ है तो 2 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2X। और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी ली है आपने, Y, तो 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, Y। तो 2 kg एप्पल की कॉस्ट ये हो गई है, 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट ये हो गई है। अगर मैं ऐड कर दूं तो ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी, और टोटल कॉस्ट मुझे कितनी बताई गई है, ₹160। बहुत ही सिंपल। ठीक है, इसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया है, आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद क्या हुआ, द 4 kg एप्पल कॉस्ट, एप्पल्स कॉस्ट एंड 2 kg ग्रेप्स कॉस्ट। कितने kg एप्पल्स हैं, 4 kg। तो भाई 1 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी थी, X रुपीज़, इसलिए 4 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4X रुपीज़। ठीक है, और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी आपने ली है, Y, तो 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2Y। तो अगर टोटल कॉस्ट निकालनी है तो एप्पल और ग्रेप्स दोनों की कॉस्ट को मैं ऐड कर लूँगा। ये टोटल कॉस्ट हो गई है 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स की, और ये क्वेश्चन में हमको बताई गई है कितनी है, ₹300। इट मीन्स ये किसके इक्वल होगा, 300 के इक्वल होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
बहुत ही आसान है। आप ये क्या हो गया है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया है, मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपको करना होगा। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको वो पॉइंट निकाल कर दे सकता हूँ। देखिए इक्वेशन नंबर 1 के लिए मैं अगर यहाँ पर एक टेबल फॉर्म करूँ x और y, तो जब मैं x 0 लूँगा तो ये टर्म पूरा कंप्लीटली 0 हो जाएगा। y इक्वल टू कितना आ जाएगा 160। जब x 0 लिया तो y कितना आ गया 160। अब अगर मैं y को 0 ले लूँ, y 0 लूँगा तो 2x इक्वल टू 160 आएगा। तो 2 से मैं जब डिवाइड करूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 80। तो यानी कि 2 पॉइंट आपके पास आ गए हैं, 0 160 एंड 80 0। ये दोनों पॉइंट ग्राफ पर बनाइए, ज्वाइन करिए, आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है। सेकंड इक्वेशन के लिए अगर देखें तो इसके लिए भी मैं एक टेबल यहाँ पर फॉर्म कर देता हूँ। ये आपके पास है x और ये है y। अगर मैंने यहाँ पर x 0 लिया तो 2y इक्वल टू 300, यानी कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा 150। x 0 लेने पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। और अगर मैंने यहाँ पर y को 0 ले लिया तो y 0 लेने पर ये 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी कि मेरे पास क्या बचेगा 4x इक्वल्स 300। और 4x इक्वल टू 300 लेने का मतलब है x इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 4। 300 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा 75। इसका मतलब ये है कि जब मैं y की वैल्यू 0 लूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75। तो यहाँ पर भी आपके पास 2 पॉइंट हो गए हैं, 0 150 एंड 75 0। ये दोनों पॉइंट आप कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करिए, दोनों को ज्वाइन करिए, इसका ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके अच्छे से समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा कि लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब, आपकी समझ में आया होगा कि इक्वेशन का क्या मतलब होता है, आपकी समझ में आया होगा कि लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है, इसको किस तरह से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरह से अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज आपको समझाएंगे, बताएंगे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के क्या क्या मेथड होते हैं, किस तरह से चेक करते हैं कि उनके वन सोल्यूशन है, यानी कि यूनिक सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन है या कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक देखते रहिए। थैंक यू।